नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के उन समुदायों की दुनिया में जो इस देश के असली मूल निवासी हैं। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें भारत की आत्मा से मिलाएगी, यहाँ की गहरी जड़ों तक ले जाएगी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये आदिवासी आखिर हैं कौन, जिन्हें भारत का मूल निवासी भी कहा जाता है। चलिए इस पूरी चर्चा में मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम जनजाति या ट्राइब कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे परिवारों का एक ग्रुप है जिनका एक कॉमन नाम, एक तय इलाका और एक भाषा होती है। और एक दिलचस्प बात पता है, ये जो आदिवासी शब्द है इसका सबसे पहला इस्तेमाल ठक्कर बापा ने किया था ताकि इन समुदायों को एक खास पहचान मिल सके। अच्छा, तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में इन समुदायों को क्या जगह दी गई है, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है। और देखिए इस संवैधानिक पहचान का एक कितना पावरफुल और ताजा उदाहरण हमारे सामने है। साल 2022 में संथाल जनजाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल था, है ना? हमारे संविधान में इन समुदायों के लिए कुछ खास प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 342 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो जनजातियों को स्पेसिफाई कर सकें। फिर आर्टिकल 330 और 332 ये पक्का करते हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में उनके लिए सीटें रिजर्व्ड हों। और यही नहीं, आर्टिकल 243 के तहत पंचायतों तक में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। कानून की बात तो हो गई, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि भारत में जनजाति आबादी असल में है कितनी बड़ी। और यकीन मानिए ये आंकड़े आपको थोड़ा चौंका सकते हैं। तो एक सवाल दिमाग में आता है, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ट्राइबल आबादी रहती है? चलिए देखते हैं। और इसका जवाब है मध्य प्रदेश। जी हाँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में रहती है, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। उसके बाद नंबर आता है उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र का। अच्छा, राज्यों की बात तो हो गई, पर अगर हम किसी एक जनजाति, सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो वो कौन है? और यहीं पर अक्सर लोग एक कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं। सही जवाब है भील जनजाति। जी हाँ, कई लोग सोचते हैं कि गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, पर ऐसा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार 46 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये जो चार्ट है ये पूरी पिक्चर को और भी साफ कर देता है। आप देखिए, कुल जनजातीय आबादी का करीब 38% हिस्सा तो अकेले भील जनजाति का ही है। उनके बाद गोंड और फिर संथाल जनजाति का नंबर आता है। तो चलिए अब निकलते हैं एक वर्चुअल टूर पर भारत के नक्शे पर। एक ऐसा सफर जो हमें द्वीपों से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक ले जाएगा और दिखाएगा कि ये समुदाय कहां-कहां बसे हैं। और इस सफर की शुरुआत हम करते हैं भारत के दूर दराज, बेहद खूबसूरत और थोड़े रहस्यमयी अंडमान और निकोबार द्वीपों से। यहाँ हमें जारवा, ओंगे, शोम्पेन और सेंटिनली जैसी जनजातियां मिलती हैं। जरा सोचिए, इनमें से कुछ समुदाय तो आज भी बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए हैं। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है जिस पर आधुनिकता का कोई असर नहीं पड़ा है। अच्छा, तो द्वीपों से अब हम रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, एक ऐसा इलाका जिसे सचमुच एक कल्चरल मोज़ैक यानी सांस्कृतिक पच्चीकारी कहा जा सकता है। यहाँ तो मतलब हर राज्य, हर पहाड़ी, हर घाटी में एक अलग संस्कृति, एक अलग कहानी बसती है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतियाँ हैं, तो अरुणाचल में आपातानी और मिशमी, मणिपुर से लेकर सिक्किम तक इतनी ज्यादा विविधता है कि आप हैरान रह जाएंगे। पूर्वोत्तर के बाद हमारा सफर अब पहुंचता है भारत के दिल में, यानी सेंट्रल इंडिया और दक्षिण की पहाड़ियों की तरफ। चाहे वो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा हों या फिर हिमाचल के गद्दी और राजस्थान के सहरिया, ये विविधता हमें यही बताती है कि जनजातीय भारत असल में देश के कोने-कोने में धड़कता है। तो ये तो हो गई भूगोल की बात, लेकिन किसी भी समुदाय को जानने के लिए उनकी रूह तक पहुंचना जरूरी है। तो चलिए अब उतरते हैं उनकी अनोखी परंपराओं और रीति रिवाजों की दुनिया में। जरा इस कमाल के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ झारखंड में मुंडा और उरांव जनजाति सरहुल मनाती है, जो प्रकृति का जश्न है।
वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की थारू जनजाति दिवाली को खुशी के त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक शोक के दिन के तौर पर देखती है। सोचिए, एक ही त्योहार, लेकिन उसके मायने कितने अलग हो सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे कि टोडा जनजाति में एक समय में बहुपति विवाह की प्रथा थी, या अगरिया जनजाति जो लोहे के देवता लोहासुर की पूजा करती है। राजस्थान की गरासिया जनजाति का तो पूरा जीवन ही नाच गाने और कला प्रदर्शन पे टिका है। और खेरवार जनजाति कत्था बनाने की अपनी कला के लिए जानी जाती है ना? ये सब कितना फैसिनेटिंग। तो इस पूरे सफर के बाद, इस सारी जानकारी के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? व्हाट्स द बिग टेक अवे? तो बात यह है कि अपनी अलग अलग भाषाओं, अपने देवी देवताओं और अपने बिल्कुल अनोखे सामाजिक ढांचों के साथ भारत के ये जनजातीय समुदाय इस बात का एक जीता जागता सबूत हैं कि इंसानी संस्कृति का कैनवस कितना विशाल और कितना रंगीन हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। आज की इस भागती दौड़ती मॉडर्न होती दुनिया में हम इन प्राचीन संस्कृतियों और उनके हजारों साल पुराने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।